हो गया। चलिए, तो पहला चैप्टर चल रहा था कौन सा? तरंग ना, तरंग। चलिए, तो कुछ बातें मैंने आपसे बताई थी तरंग के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि देखो ऐसे करके जो तरंग होती है, इस तरंग में ये दो स्थिति बनती है, एक होती है सरंग वाली और एक होती है गर्त वाली। ये सरंग और ये, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होती है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? लैम्डा, यानी तरंगदैर्ध्य। ठीक है। और अक्ष से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है, आयाम। ठीक है। और जब कोई तरंग किसी माध्यम में गुजर रही है तो उस माध्यम का कण एक सेकंड में कितनी बार ये वाला साइकिल पूरा कर रहा है, यानी ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर आया, यहाँ ये इस तरीके से, तो ये एक सेकंड में कितनी बार इस तरीके से कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक बात मैंने आपसे और क्लियर करी थी कि लैम्डा का मान जितना ज्यादा होगा, या मैं ये कह दूं कि लैम्डा तरंगदैर्ध्य जितनी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। यही तो है संबंध, दोनों में उल्टा संबंध है। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? यानी तरंगदैर्ध्य और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होती हैं? आपकी अपोजिट होती हैं। लेकिन कल मैंने एक बात आपसे और करी थी। मैंने कहा था कि देखो आवृत्ति में और ऊर्जा में एक संबंध होता है, यानी आवृत्ति और ऊर्जा में एक संबंध होता है। और आवृत्ति और ऊर्जा में जो संबंध होता है ना, वो प्रोपोर्शनल का होता है। यानी ऐसी तरंग जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसके अंदर ऊर्जा भी ज्यादा होगी। अब मेरे को बताओ, ऐसी तरंग जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसमें ऊर्जा ज्यादा होगी, और ऊर्जा तो ज्यादा होगी, लेकिन जिसकी आवृत्ति ज्यादा है उसकी तरंगदैर्ध्य कैसी होगी? तो कहने का मतलब ये है, तरंगदैर्ध्य जिसकी कम हो उसमें ऊर्जा ज्यादा होगी, या ये कह दो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा हो उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। यही तो कह सकते हैं हम। मैं आपके सामने दो तरंग बना दूं, अगर एक मैंने ये बना दी और एक तरंग मैंने आपके सामने ये बना दी, बताओ इसमें से किस तरंग में ऊर्जा ज्यादा है? ऊपर वाले में एनर्जी ज्यादा है। रीजन है फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कण ज्यादा बार कंपन कर रहा है, और लैम्डा कम है। इसकी लैम्डा ज्यादा है, इसमें ऊर्जा का मान कैसा होगा? कम होगा। तो मैं कल आपसे बात कर रहा था EMW की, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम बोला जाता है इसे, स्पेक्ट्रम यानी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का मतलब है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो किन किन आवृत्तियों की होती हैं, इसका विभाजन, इसका क्लासिफिकेशन ही कहलाता है आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो इसमें मैंने आपको बताया था विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कई प्रकार की तरंग आती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आवृत्ति वाली होती है कौन सी? गामा, फिर एक्स, यू भी लिख दूं समझ जाओगे, परावैंगनी, अल्ट्रावायलेट। इसके बाद दृश्य तरंग, इसको मैं विजिबल रेज ऐसे लिख देता हूं, दृश्य। इसके बाद IR समझ जाओगे, इंफ्रारेड। इसके बाद माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंग, और इसके बाद लास्ट आती है रेडियो वेव। ये तो याद हो गया होगा। एक बात और मैं यहां पे बता दूं, ये वाली जो तरंगे हैं, ये वाली और ये वाली, इसे आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते। ये किस में आती हैं? अदृश्य में आती है। ये भी अदृश्य है और ये भी अदृश्य है। ठीक है, ये भी अदृश्य है और ये भी अदृश्य है, और जो बीच में बची है ये है दृश्य। अच्छा, दृश्य में भी 7 रंगों की तरंग होती हैं। एक V हुई, एक I ही, एक V, Z, Y, O, R, विवग्योर। ठीक है। एक्चुअली क्यों हमें ये नहीं दिखाई देते, उसका रीजन है क्योंकि इनकी जो तरंगदैर्ध्य है वो 380 नैनोमीटर से कम है, और ये वाली क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि 760 नैनोमीटर से ज्यादा है। अब समझिए, किसी तरंग को हम देख सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि उसकी वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ का मतलब ये हो गया, जैसे मैंने बताया, गामा वाली तरंग कैसी होगी? ये ऐसी होगी। एक्स वाली क्या होगी? थोड़ी और ऐसे होगी। यूवी वाली को कैसी होगी? ये थोड़ी और ऐसे होगी। ये कैसे होगी? ये आपकी ऐसे होगी।
ये आगे वाली कैसी होंगी, ये और इस तरीके से होंगी। सही बनाया ना? यानी इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, तभी तो ना लैम्डा सबसे ज़्यादा कम है इस वाली तरंग का, तभी तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी इसमें। तो है क्या, जो 380 नैनोमीटर का मतलब समझ गए आप? नैनोमीटर का मतलब समझते हो? 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, 380 नैनोमीटर से कम जिसकी वेवलेंथ है और 760 नैनोमीटर से ज़्यादा जिसकी वेवलेंथ है, उसे आप नहीं देख सकते, उस तरंग को आप देख ही नहीं सकते। तो इसके बीच में कौन सी आती है? वो ये 7 आती है जिसे आप कहते हैं विबग्योर, यानी वी से वायलेट, आई से इंडिको, वी से ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि गामा वेव जो होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। और ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। इधर की बात करें तो इधर फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी और लैम्डा ज्यादा होगी और एनर्जी कम होगी। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूं आपको। एक घटना होती है जिसे हम प्रकीर्णन कहते हैं, नाम सुना है? स्कैटरिंग कहा जाता है या प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब आप समझते हो? प्रकीर्णन का मतलब होता है किसी तरंग का किसी कण से टकरा के क्षयित हो जाना, यानी बिखर जाना। सामान्य तौर पर ये जो ज्यादा ऊर्जा वाली तरंग होती है ना, आप ये याद रख लो, जो ज्यादा ऊर्जा वाली तरंग होगी ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, और ये वाली तरंग ज्यादा दूर तक जा पाएगी, लेकिन भेदन क्षमता इसकी ज्यादा होगी। भेदन क्षमता का मतलब आप समझ रहे हो? भेदन क्षमता का मतलब हो गया किसी चीज से आर पार निकल जाने की क्षमता इसमें ज्यादा होगी गामा की, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये किसी चीज से भी आर पार निकल सकती है। तो भेदन क्षमता ज्यादा होती है। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल भी दिया था, ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति बहुत तेज दौड़ रहा है, एक एग्जांपल के तौर पे बहुत ऊर्जा के साथ दौड़ रहा है, तो नो डाउट उसके सामने कोई भी आए वो उसको फाड़ देगा, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। लेकिन जो स्लो जा रहा है, आराम आराम से जा रहा है, वो ज्यादा दूर तक जा सकता है। तो एक रूल आप याद रखना, वो ये कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और लैम्डा कम है, भेदन क्षमता तो ज्यादा होगी, किसी भी चीज से आर पार निकलना जाने की क्षमता उसमें ज्यादा होगी, लेकिन वो दूर तक, हाँ, दूर तक नहीं जा सकते। इसलिए गामा रेस को आप बहुत दूर तक नहीं भेज सकते। ठीक है, बहुत दूर तक गामा रेस जो है वो नहीं जा सकती। तो सबसे दूर तक कौन सी रेस जा सकती है? रेडियो वेव जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? सबसे दूर तक जो जा सकती है वो ये जा सकती है। ठीक है, लेकिन भेदन क्षमता किसमें ज्यादा है? आर पार निकल जाने की क्षमता किसमें ज्यादा है? गामा में है। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं, एक एक तरंग पर चीजें मतलब डिस्कस करते हैं हम लोग। अच्छा, इससे पहले मैं एक दो बातें और कर लूं मैं आपसे। आपने गामा के अलावा दो नाम और सुने होंगे। एक नाम सुना होगा अल्फा और एक सुना होगा बीटा। सुना है अल्फा और बीटा, कि ये भी तरंग होती हैं, अल्फा बीटा गामा। तीन सुनी होंगी आपने, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, एक मिनट। तो अल्फा बीटा और गामा, एक्चुअली अल्फा और बीटा जो है ना, ये ध्यान रखना, ये तरंग नहीं है, एक्चुअली ये कण है। अल्फा और बीटा जो होते हैं ना, ये तरंग नहीं होती हैं, ये कण होते हैं। ये कण है अल्फा और बीटा। हालांकि इन कणों को हम कॉस्मिक तरंग कहते हैं, कॉस्मिक तरंग कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉस्मिक तरंग। लेकिन ये कॉस्मिक तरंग रियल में तरंग नहीं है, ये कण है। ठीक है, ये कण होते हैं और बेसिकली अल्फा और बीटा ये दोनों तरंग नहीं है, ये कण है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, या कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग के स्पेक्ट्रम में शामिल नहीं होती? आपको आंसर लगाना है कॉस्मिक तरंग। कॉस्मिक मतलब समझते हो? कॉस्मिक का मतलब किससे जुड़ा हुआ होता है? किससे होता है कॉस्मिक का मतलब? ब्रह्मांड से। ठीक है, एक्चुअली ये इन्हें क्यों कहते हैं कॉस्मिक तरंग? देखो, मैंने बताया सूर्य में तो बहुत हीट है, तो
तो सूर्य से तो हर प्रकार का विकिरण निकलता है, हर प्रकार का विकिरण आता है। सूर्य से ये भी निकलते हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ दूर ही चलते हैं और समाप्त हो जाते हैं। चूंकि ये कण ब्रह्मांड में ही रह जाते हैं, इसलिए इन्हें जो है आपका क्या कहा जाता है, ब्रह्मांडीय कण, या इन्हें कॉस्मिक वेव कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? तो इनको तो हम हटा दें, इनको आप मत करिए वेव में शामिल। जो तरंग शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है? वो होती है यहाँ से, यानी गामा से शुरू होती है, गामा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ गामा वेव के बारे में। समझिए, तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा छोटी होती है, बहुत कम, यानी बहुत छोटी। यानी आप ये मान लीजिए कि 10 टू दी पावर माइनस में ही नैनोमीटर में निकल करके आती है, नैनोमीटर में भी वो माइनस में आती है निकल करके। यानी नैनोमीटर का भी, 1 मीटर का 1 अरबवां भाग नैनोमीटर होता है, पता है ना? आप नैनोमीटर का भी वो करोड़वां भाग, लाखवां भाग कर दो, उतनी जो तरंग दैर्ध्य होती है ना, बहुत कम, वो गामा वेव की होती है, बहुत कम होती है। लेकिन भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इतनी क्षमता होती है कि मैंने बताया ये किसी दीवार को, किसी ठोस चीज़ को भी ये भेदने की क्षमता रखती है। तो गामा वेव हमारे लिए खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है गामा वेव। इसे ही तो कहते हैं रेडिएशन, यही तो रेडिएशन है। अगर जहाँ परमाणु विस्फोट होता है वहाँ पे लोगों को खतरा है तो वो गामा वेव से ही है, ठीक है। ये है रेडिएशन, रियल में जो हम बोलते हैं खतरनाक। रेडिएशन तो सब है, लेकिन ये बहुत खतरनाक रेडिएशन है, इसे हम बोलते हैं गामा रेडिएशन, ठीक है। और कहते हैं कि इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो कुछ हद तक सल्फर में होती है। और सल्फर आपको पता है किसमें देखा जाता है? प्याज में। तो कई बार प्याज को जो है वो रेडिएशन को अवशोषित करने वाला पदार्थ माना जाता है, ठीक है। यानी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है प्याज में, ऑनियन में। इसलिए कभी परमाणु परीक्षण होता है ना, तो परमाणु परीक्षण, जहाँ पर परमाणु परीक्षण किया जाता है उसके चारों ओर ऑनियन को दाब दिया जाता है, इससे कि रेडिएशन निकल के इधर उधर ना पहुंचे। खैर, क्या गामा वेव का कोई इस्तेमाल है? हाँ, इस्तेमाल भी होगा। क्यों? इनके अंदर क्षमता है किसी भी चीज को मारने की। तो बेसिकली इनका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? देखो, गामा वेव कहाँ से निकलती है? गामा वेव कुछ कणों से भी कुछ ऐसे पदार्थों से निकलती है जिन्हें हम रेडियो एक्टिव पदार्थ, आपने नाम सुना रेडियो एक्टिव पदार्थ? रेडियो एक्टिव पदार्थ वो होते हैं जो पदार्थ अपने अंदर से रेडिएशन निकालते हैं। रेडियो शब्द रेडिएशन से निकला है, यानी ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो अपने अंदर से रेडिएशन निकालते हैं, जो अपने अंदर डिके करते हैं, अपने अंदर से तरंगे निकालते हैं। जैसे आपने यूरेनियम का नाम सुना होगा, ऐसे ही कोबाल्ट 60 का नाम सुना होगा, आयोडीन के कई सारे ऐसे आइसोटॉप्स हैं जो इस तरीके का रेडिएशन निकालते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनसे ये रेडिएशन निकलता है, गामा रेडिएशन, वो हमारे लिए हानिकारक होंगे। लेकिन हम इनका इस्तेमाल खतरनाक चीजों को मारने के लिए तो कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैंसर। अब किसी को कैंसर हो गया, आपको शायद पता हो कि कैंसर रियल में होता क्या है। कैंसर में कुछ कोशिकाएं, कुछ सेल्स बागी हो जाती हैं। बागी, बागी समझ रहे हैं? वो आपके शरीर के कंट्रोल में नहीं होती। वो एक तरीके से जैसे सोसाइटी में आवारा बच्चे होते हैं, वो कोशिकाएं वैसे हो जाती है, ठीक है। कैंसर का मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आपको थोड़ा सा 1 सेकंड देना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारी सेल्स होती है ना, तो सेल्स में क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारी कोशिकाएं हैं, और इन कोशिकाओं से मिलकर के हमारी स्किन या कोई भी ऑर्गन हमारा बना हुआ है शरीर का, ठीक है, ये कोई भी ऐसे बना हुआ है। सामान्य तौर पर जब कहीं की कोशिका डैमेज हो जाती है, ठीक है, मान लो ये वाली कोशिका यहाँ पर ये वाली डैमेज हो गई, तो अब क्या होगा, जो इसके आसपास वाली कोशिका है वहां पर एक जीन होता है जिसे ओन्कोजीन कहते हैं। एक जीन होता है जिसे कहते हैं हम ओन्कोजीन। ओन्कोजीन, ये ओन्कोजीन क्या करता है, ये इस कोशिका के विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। इस कोशिका में विभाजन हो जाएगा और ये वाला गैप भर जाएगा, यानी नई कोशिका बन जाएगी। इससे आपके चोट लगती है, कई बार आपने देखा होगा, चोट लगने के बाद फिर वो जगह भर जाता है ना, तो ओन्कोजीन का ये रोल होता है। ओन्कोजीन ये काम करता है। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कहीं की कोशिका बार बार मर रही है, कुछ भी हो रहा है, तब इस कंडीशन में जो कोशिकाएं होती है ना आसपास की, उन्हें बार बार उनका ओन्कोजीन एक्टिव होता है। तो एक बार क्या हो जाता है, वो परमानेंटली अपने ओन्कोजीन को एक्टिव कर लेती है, जिससे कि कंटिन्यू विभाजन होता रहता है। फिर चाहे कोशिका मरे या ना मरे, फिर तो विभाजन होगा ही होगा। और वहीं पर फिर क्या होगी, ज़्यादा सेल्स बन जाएंगी, जिससे वो किलोथ बन जाएगा, यानी गांठ बन जाएगी। और जो गांठ होती है, जो वही आगे चल के ट्यूमर का रूप ले लेती है, वही कैंसर का रूप ले लेती है। यानी अगर किसी की बॉडी में, शरीर में गांठ है, तो आप ध्यान रखना, वो कैंसर का कारण बन सकता है आगे चल के। वो रियल में है तो कैंसर वो भी,
बस ये है वो रुका पड़ा है। जिस दिन ये सेल्स बागी हो गई, इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया, अपने को फैलाना शुरू कर दिया इन वाली सेल्स ने, तो उस दिन दिक्कत हो जाएगी। तो सामान्य तौर पर जो कैंसर होने का मेन रीजन होता है वो होता है ओन्कोजीन। अब ये ओन्कोजीन परमानेंट एक्टिव हो गया ना, तो समझ जाना फिर कैंसर हो गया। और इसको एक्टिव होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके एक्टिव होने के? मैंने बताया, आप कोई ऐसी चीज ले रहे हैं बॉडी में जो कोशिका के इस चीज को एक्टिव कर दे। जैसे सिगरेट हुई, सिगरेट में बहुत सारे ऐसे रसायन होते हैं जो इसको एक्टिव कर देते हैं। तंबाकू में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इसको एक्टिव कर देती हैं। हम पॉलीथीन वगैरह की चीजें, मतलब पॉलीथीन में गर्म चीजें वगैरह वो सब लेते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे रसायन होते हैं वो इसको एक्टिव कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि जो रेडिएशन होता है, मतलब ये रेडिएशन वगैरह, वो भी कई बार हो जाता है कि इसको एक्टिव कर दे। अब मान लो कहीं पर ये कोशिकाएं ऐसी हो चुकी हैं जो कि कैंसरकारी कोशिकाएं हैं, ये वो हैं जो कैंसरकारी हैं, यानी ये अनियंत्रित हो चुकी हैं, ये अब बढ़नी शुरू हो गई, ये कंट्रोल नहीं हो रही है, बॉडी इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो अब हमारे पास एक ही तरीका होता है इनको मारना। जब सेना में, अपने ही सेना में कुछ सैनिक विद्रोही हो जाएं, तो एक ही तरीका है बचाने का, वो है उनको मार दो। तो तरीका होता है इनको मारने का। तो इनको मारने का तरीका एक तो ये है कि इसको काट के बाहर निकाल दो, ये सीधा तरीका होता है। तो कैंसर में एक तो लास्ट इलाज ये होता है, वो काट के वो भाग आपने बाहर कर दिया पूरा, और उसके बाद फिर वो सामान्य तरीका वो होता है। उससे बेहतर एक तरीका कई बार कैंसर के लिए क्या करा जाता है कि जहां पर ये हुआ है वहां पर ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं, जिससे निकलने वाला गामा रेडिएशन क्या कर देगा, उसको डैमेज कर देगा इन सेल्स को। ये गामा रेडिएशन के पास वो पावर है, वो सेल्स को डैमेज कर सकता है। इसलिए गामा रेडिएशन का एक प्रयोग करा जाता है कैंसर के उपचार में। कैंसर के उपचार में गामा जो रेज हैं इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप घर पे सोचो कैंसर हो गया और फिटकरी की तरह लेकर के और रगड़ लो कि गामा रेडिएशन, ऐसा नहीं, वो सब डॉक्टर अपने तकनीक से करते हैं, अलग काम है, ठीक है। इसके बाद आती है एक्स वेव। ये कल मैंने आपको पढ़ा भी दिया था। जो एक्स तरंगे होती हैं, बेसिकली इन तरंगों की एनर्जी थोड़ी कम होगी, इससे फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होगी, लेकिन वेवलेंथ ज्यादा होगी, भेदन क्षमता थोड़ी कम होगी, थोड़ा दूर तक ज्यादा जाएंगी। भेदन क्षमता कम होती है इनकी, थोड़ी कम होती है। कितनी कम? जैसे गामा वेव्स तो स्टील की चादर से भी आर पार निकल सकती हैं, लेकिन एक्स में उतनी पावर नहीं होती। लेकिन एक्स किससे आर पार निकल सकते हैं? जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, मांस है हमारा, उससे आर पार ये जा सकती हैं एक्स वेव। इसलिए ये भी हमारे लिए काफी डेंजरस है, काफी खतरनाक है, क्योंकि इसके कारण से भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। एक्स रेस का सबसे बड़ा उपयोग क्या होता है? सबसे बड़ा उपयोग है एक्सरे करने में। मैंने कल आपको बताया था एक्सरे में। एक्सरे में कैसे? सामने इंसान खड़ा कर दिया, तो सामने क्या होता है ना, जैसे कैमरा लगा हुआ है, यहां से वो निकालेंगे एक्स रेज, और पीछे क्या है, यहां पर एक्स रेज को रीड करने वाली एक प्लेट लगा दी, बीच में व्यक्ति को खड़ा कर दिया। अब जब रेज आएंगी ना, तो जहां जहां स्केलेटन है, जहां जहां हड्डियां हैं, वहां पर रेज रुक जाएंगी, और जहां मांस है वहां से आर पार निकल जाएंगी। तो एक पूरा पीछे जो वो प्लेट है, उस प्लेट पर एक रीडिंग आ जाएगी, एक प्रति छाया बन जाएगी, जिसमें ये पता चलेगा कहाँ हड्डी है और कहाँ नहीं है। और हड्डी भी इससे टूटी हुई तो वहां से भी एक्सरेज निकल जाएगी, तो पता चल जाएगा हड्डी टूटी है या नहीं। तो बेसिकली एक्सरेज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका एक्सरे के लिए एक्सरेज का प्रयोग, इसलिए तो उसे एक्सरे कहते हैं। लेकिन मैंने फिर से बताया, घातक है ये भी। क्यों घातक है? क्योंकि मांस से आर पार हो जाती हैं, मांस से आर पार हो जा रही हैं। इसका मतलब है डीएनए को, कोशिकाओं के अनुवांशिक पदार्थ को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए ज़्यादा एक्सरे वगैरह वो घातक होता है। और आपने देखा होगा जो एक्सरे करता है ना, वो देखा होगा वो पहने रखता है, एक कोट सा पहने रखता है, ठीक है। वो मामूली सा कोट नहीं होता, उसकी कॉस्ट 2.5-3 लाख रुपए होती है। मेनली उसमें प्लेट लगी हुई होती है जिससे रेडिएशन ना निकल पाए, कि उसे नुकसान ना हो वो मतलब, क्योंकि जब वो एक्सरे करेगा वहां पर तो रेज घूमेंगी ना वहां पर, तो वो उसको भी इफेक्ट डालेंगी, ठीक है। तो एक्सरे उतना ज़्यादा बेफालतू का नहीं कराना चाहिए कि कुछ भी हुआ लो एक्सरे कराने पहुंच गए, लो कर दो एक्सरे। नहीं, ज़िंदगी में 1-2 बार हुआ तो ठीक है, सही है, बाकी कोई ज़्यादा मतलब है नहीं एक्सरे का। अगली आती है यूवी रेज, ठीक है। यूवी रेज को बोलते हैं परावैगनी यूवी रेज। अब देखो, जो यूवी रेज होती है ना, ये यूवी रेज भी 3 टाइप की होती है।
एक होती है सी, यूवी सी, एक होती है यूवी वी, और एक होती है यूवी ए। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती है। इनमें अंतर क्या होता है? इसकी तरंगदैर्ध्य है वेवलेंथ, इसकी लैम्डा कम होती है। यानी इसको अगर मैं यहां लगाऊं, यहीं से समझ में आएगा आपको। ये यूवी में हम ऐसे लिख सकते हैं, सी वी ए। वो क्रम से आपको ध्यान रहेगा। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी है? वी ए। अपने दिमाग से बताओ, इनमें सी वी ए में सबसे ज्यादा नुकसानदायक कौन सी होगी? सी होगी ना, क्योंकि उधर है। जो उधर वाली है वो नुकसानदायक होगी। बी वाली, ए वाली सबसे कम होगी। आपकी पृथ्वी पे जो पहुंचती है वो ए पहुंचती है। UVA प्रोटेक्शन आता है ना, आप क्रीम देखते होंगे, उसमें लिखा हुआ होता है UVA प्रोटेक्शन। लिखा हुआ होता है? नहीं निकालो, देखो जरा, लिखा हुआ होगा। है नहीं? क्रीम व्रीम लाते? अच्छा, लड़कों में होगा। फेयर एंड लवली पे मत ढूंढना, उस पे नहीं मिलेगा। तो उस पे होता है UVA प्रोटेक्शन। एक्चुअली ए वाली ज्यादा घातक होती नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा अंदर नहीं जा पाती। सबसे अंदर कौन सी जाएगी? भेदन क्षमता सी की ज्यादा है, सी जाएगी, थोड़ी कम बी जाएगी, और बहुत कम ए जाएगी। एक्चुअली सी वाली और बी वाली, ये आप समझिए, कुदरत देखिए, ओजोन इनको ही रोकती है। ये सी और वी को रोकने का काम ही ओजोन करती है। ए का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ए से ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन इसे रोकने का काम जो करती है ना सी और वी को, ये ओजोन करती है। इसलिए ओजोन का क्षरण हमारे लिए घातक है। ओजोन क्षरण हो गया तो फिर यूवी सी पहुंचने लगेगी और बी पहुंचने लगेगी। यूवी सी तो नहीं, लेकिन बी तो पहुंचेगी, क्योंकि मैंने बताया ना, ये ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाती इधर वाली, तो ये तो आ ही नहीं पाती है, ये भी नहीं आ पाती है, सी भी नहीं आ पाती है, वी आनी शुरू हो जाती है, लेकिन इसको ओजोन रोक लेती है। ए आ जाती है, तो ए के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? फिर वो क्रीम आती है, सनस्क्रीन वगैरह, उनमें लिखा हुआ होता है बड़े बड़े तरीके से UVA प्रोटेक्शन। कभी किसी ने नहीं पढ़ा होगा UVC प्रोटेक्शन। किसी क्रीम की इतनी औकात नहीं है कि वो सी को रोक ले अंदर जाने से। ठीक है, आप ए को रोक सकते हैं, उतना अपना मैकेनिज्म है। ठीक है, अब यूवी रेज की क्या खास बात है? एक्चुअली जो यूवी रेज होती है ना, इनकी भेदन क्षमता कम होती है, लेकिन आपकी स्किन में जा सकती है। स्किन में जाएंगी तो क्या करेंगी? स्किन की सेल्स को डेड करेंगी, और स्किन सेल्स डेड होगी तो वही हो सकता है, ओन्कोजीन एक्टिव हो सकता है, जिससे क्या हो जाएगा? कैंसर। स्किन कैंसर के लिए जिम्मेदार होती हैं यूवी रेज। ठीक है, फायदा क्या है इसका? इसका प्रयोग हम कर सकते हैं कीटाणुओं को मारने में, जीवाणुओं को मारने में। जैसे पानी है, अब पानी को हमें प्यूरिफाइड करना है, उसमें कीटाणु हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं, तो हमने यूवी रेज डाली उस पे, प्योर हो गया वो। ठीक है, इसी तरीके से जो अस्पतालों में यूज होते हैं औजार, उनको रखा मशीन में, यूवी रेज से वो सब कीटाणु मरे, काम खत्म। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? तो ऐसे कीटाणुओं को मारने के लिए हम यूवी रेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी पॉजिटिव जो इस्तेमाल होता है इसका, वो उसको कीटाणुओं को मारने में होता है। अब आ जाते हैं भाई अगला, 380 नैनोमीटर से ऊपर जैसे ही आप बढ़ोगे तब आपको मिलेगा वायलेट। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 रंग हैं। ये विजिबल रेज हैं, ये दृश्य तरंग है। अच्छा, आप कहोगे सर इनके बीच में भी तो हो सकती है। हाँ, एक एक लैम्डा के एक एक अंक से अंतर पड़ेगा कलर में, तो इनके बीच में तो लाखों रंग हो सकते हैं, हम सबको देख सकते हैं। इससे इसके बीच की हम सबको देख सकते हैं। तो आप जितनी अपनी आंखों से सब देख पा रहे हैं ना, उनसे जो तरंग आ रही है वो 380 से 760 नैनोमीटर वाली है। जैसे ये दीवार दिखाई दे रही है, तो इससे कहीं यहां के आसपास की तरंग आ रही है टकरा करके। बात समझ रहे हैं? ये दिखाई कोई चीज आपको तभी दिखाई दे रही है जब उससे प्रकाश आ रहा है हमारी आंखों में। प्रकाश क्या है? रेडिएशन है, विकिरण है, तरंग है, और वो तरंग ही तो विजिबल रेज है। हम जिसे प्रकाश मानते हैं ना, हम इसको प्रकाश मानते हैं क्योंकि हमें दिखाई ये दे रहा है। तो सामान्य तौर पर ये जितना प्रकाश फैला हुआ है, इस प्रकाश जो आप देख पा रहे हैं उसके माध्यम से सब कुछ, वो ध्यान रखना उसमें ये विजिबल रेज हैं, और इसी के कारण से हम सब चीज देख पा रहे हैं। क्लियर है मामला?
इनमें मेरे को बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगी, वायलेट में या रेड में? सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? सबसे ज्यादा लैम्डा किसकी होगी? रेड की होगी। अब मेरे को बताओ सबसे ज्यादा दूर इनमें से कौन सा जा सकता है? रेड जाएगा सबसे ज्यादा दूर। तो अब समझ में आ गया क्या कि जो लाइटें लगाई जाती हैं रोड पर रेड कलर की क्यों लगाई जाती है? खतरे की चीज को रेड से क्यों दिखाया जाता है? रीजन है क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ है वो 760 के आसपास होती है। इतनी ज्यादा तरंगदैर्ध्य होने के कारण से इसमें दूर तक जाने की क्षमता होती है। तो सबसे कम दूर तक कौन सा रंग जाएगा? रेड नहीं, ज्यादा जाएगा ये तो। ये सबसे कम दूर तक ये जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा चला जाएगा। तो इसी पे तो कॉन्सेप्ट है। जैसे ये मान लो ये हमारी अर्थ है पृथ्वी, और यहां पर है सूर्य, और ये हो गया हमारा वायुमंडल। ये हमारा वायुमंडल हो गया, ठीक है, क्लियर? तो अब क्या होगा, यहां से तो 7 के 7 रंग आ रहे हैं ना, ऊपर से तो 7 के 7 रंग आ रहे हैं, ठीक है। तो सब, क्योंकि 7 रंग कैसे आ रहे हैं, मैंने कहा ना कि श्वेत प्रकाश में सब रंग होते हैं, सब तरंगे होती हैं। जैसे ये प्रकाश आएगा आपके वायुमंडल में, अगर हमारा वायुमंडल नहीं होता तो वो व्यक्ति जो यहां खड़ा हुआ होता ना, ये इसे सफेद ही देख पाता, इसे सफेद दिखाई देता। सूरज हमें सफेद दिखाई देना चाहिए था, कायदा ये कहता है, लेकिन हमें सफेद क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है बीच में वायुमंडल है। तो वायुमंडल से क्या होगा? वायुमंडल से ये होगा कि जब आगे वायुमंडल में प्रकाश आएगा ना, तो ये वाली जो है पराबैंगनी, ये बैंगनी कलर वाला वायलेट, ये सबसे पहले आएगा और सबसे पहले बिखर जाएगा। ये बिखर गया। फिर इसके बाद कौन सा बिखरेगा? वो आसमानी टाइप का इंडिगो, वो बिखर जाएगा ऐसे। फिर कौन सा बिखरेगा? ब्लू बिखर जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर कौन सा बिखरेगा? थोड़ा बहुत ग्रीन भी टाइप का भी बिखर जाएगा। और फाइनली एक मिलकर के एक रंग बनेगा, एक अजीब अलग सा रंग बनेगा, जिसे आप कहते हैं आसमानी सा कलर। मतलब आप कह सकते हैं जो आपको आसमान में दिखाई देता है, मिक्स होकर के वो ऐसा कलर, इसलिए आसमान आपको ऐसा दिखाई देता है थोड़ी, ये तो भ्रम है तुम्हारा, वैसा नहीं है। तो अब आपकी आंखों तक कौन सा पहुंचेगा? आप कहोगे येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया। तो सामान्यतः है ये वाला रेड हो गया, ऑरेंज हो गया और येलो हो गया। तो उस चलते वो सब कलर पहुंचेंगे तो ये आपको थोड़ा सा इस तरीके से आपको सूरज दिखाई देगा। तो आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण से। ये घटना स्कैटरिंग या प्रकीर्णन कहलाती है। प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होता है? वैंगनी का, फैलना। फिर रेड तो ये मान लो बहुत, जब ज्यादा ही हो जाएगा ना, जब ज्यादा ही लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, तब जाके कहीं लाल बिखरेगा, सबसे लास्ट में बिखरता है लाल। तो अब अगर मुझे आप एक बात बताओ, यदि कोई व्यक्ति वायुमंडल से ऊपर पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए, तब उसको कैसा दिखाई देगा? सूरज वाइट दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा। अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आप ऊपर पहुंच गए ना, वहां तो कहीं प्रकीर्णन हो ही नहीं रहा, यहां भी काला दिखाई देता आपको अगर प्रकीर्णन नहीं होता। प्रकीर्णन हो गया तो वो रंग फैल गया। इसलिए एक अंतरिक्ष यात्री को, जो अंतरिक्ष में होते हैं, उन्हें सूरज कभी भी वैसा दिखाई नहीं देता जैसे हमें दिखाई देता है। उन्हें दिखाई देता है व्हाइट। उन्हें अंतरिक्ष में वो नीला दिखाई नहीं देता है, उन्हें अंतरिक्ष दिखाई देता है काला। तो ये पूरा गेम किसका है? आसमान का नीला दिखाई देना और सूरज का लाल सा दिखाई देना, ये गेम है प्रकीर्णन का। और ये प्रकीर्णन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ये इस पे डिपेंड करता है, सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर सबसे कम इसका। लेकिन अगर सूरज हमसे ज्यादा दूर हो जाए, तब तो फिर ये भी फैल जाएगा, पीला वाला भी, ऑरेंज वाला भी, हो सकता है थोड़ा बहुत रेड भी प्रकीर्णित हो जाए। और ऐसा आप देखते होंगे कई बार कि जब सुबह, जैसे सुबह और शाम के समय आपको पता है ना, सूरज की हमसे दूरी ज्यादा हो जाती है, दूरी ज्यादा हो जाएगी ना। अभी सूरज ये है, हमारी पृथ्वी ये है,
हम यहाँ हैं और सूरज सामने है, तो मतलब दिन के 12 बज रहे हैं, सबसे कम दूरी है। जब हम घूम के इधर आ जाएंगे यानी शाम वाला समय आ जाएगा तो दूरी थोड़ी बढ़ गई ना, पहले यहाँ थे तो कम थी, अब बढ़ गई। तो अब जो लाल रंग है ना, अब वो लाल रंग भी प्रकंडित हो जाएगा। और यही कारण है सुबह या शाम के समय आप देखते होंगे कि आपको आसमान में लाल कलर भी दिखाई देता है। होता है नहीं, आसमान में लाल आ जाता है। कभी देखा आसमान में लालिमा? वो क्यों? क्योंकि लाल भी प्रकंडित हो गया। लाल प्रकंडित कभी दोपहर में नहीं हो सकता, इसलिए दोपहर में आपको कभी लाल दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दोपहर में तो मैंने बताया दूरी कम है तो लाल प्रकंडित नहीं होता है, लेकिन कभी कभी सुबह और शाम के समय हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला है इंफ्रारेड, IR। इंफ्रारेड सीधी सी बात है, समझ गए होंगे। इसकी वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य लैम्डा लाल से ज्यादा होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी के कारण ही इसे कहते हैं अवरक्त, यानी लाल से कम फ्रीक्वेंसी वाला ही कहलाता है IR यानी इंफ्रारेड। इन तरंगों के बारे में बताएं, इनकी भेदन क्षमता कम होती है, ये शरीर से आर पार नहीं निकल सकती। सिंपल सी बात है, ऊर्जा कम होगी। इंफ्रारेड तो आप ऐसे मान लो हर एक कम गर्म चीज से भी इंफ्रारेड निकलती है। आपको पता है हमारी बॉडी से भी इंफ्रारेड निकलती हैं, अवरक्त तरंगें निकलती हैं। हमारे शरीर से जो जीवित चीजें होती हैं उनके शरीर से भी विकिरण निकलता है। पता है कौन सा? अवरक्त, ये वाला निकलता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि IR है। अगर ये वाला निकल रहा होता तो लाल सा दिखाई देता, निकलता हुआ विकिरण दिखाई देता, रेड। ठीक है, लेकिन कौन सा निकलता है आपका? ये वाला IR। समझ रहे हैं? तो कुछ जानवर ऐसे हैं ना जो आपको पहचानते हैं, जो आपको समझ में आते हैं कि आप ये है, आप जिंदा है या मर गए, वो आपको इंफ्रारेड से पहचानते हैं। यानी इंफ्रारेड विकिरण, क्योंकि मैंने बताया ना कम गर्म चीज से निकलता है। कोई भी चीज आप थोड़ी गर्म करोगे उससे इंफ्रारेड निकलेगा। तो जो इंफ्रारेड होता है ना, अवरक्त विकिरण होता है, वो हमारी बॉडी से भी, जीवित लोगों की बॉडी से भी ये निकलता है। और जैसे सांप है, आपको क्या लग रहा है सांप कैसे नीचे लेट करके, आप सोचिए किसी अपने उस तक पहुंच पाना है कितना मुश्किल काम है। सांप को दूर से ही पता चल जाता है कि वहां पर मेंढक बैठा हुआ है, वो वहां तक पहुंच जाता है। उसे दिखाई दे रहा होगा क्या? लेट के कहाँ दिखाई देगा उसको, लेकिन आपने देखा होगा वो अपने वहां तक पहुंच जाता है, जो भी उसका शिकार है वहां तक पहुंच जाता है। मैंने क्लास का एक एग्जाम्पल भी दिया था एक बार, पता है इस क्लास में क्या हुआ था? एनाकोंडा आ गया था यहाँ। ठीक है, यहाँ पर एक चमगादड़ थी इसके अंदर बैठी हुई, और सोचो सांप को कहाँ से फील हुआ होगा, वो कहाँ से आया। वो स्पेक्टिकल कोबरा था, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा था वो। ठीक है, वो आया वहाँ से और उस कॉर्नर से नीचे की ओर लटका, और यहाँ सीधा उसमें चमगादड़ थी, और नीचे जाके उसने चमगादड़ को डस लिया। उद्देश्य खाना ही था लेकिन डसा। चमगादड़ यहाँ से निकली। कोई था उस समय क्लास में जब वो घटना हुई थी? अच्छा, एक बंदा बैठा हुआ है। कहाँ गिरी थी? वहीं जाके गिरी थी, बस यहाँ से उड़ के वहाँ चमगादड़ गिर गई, डेड, तुरंत मर गई। ठीक है, मतलब तुरंत, ये आंखों की घटना थी। और शायद मुझे लगता है मैं टॉपिक भी यही पढ़ा रहा था। ठीक है, रियल में। अरे सांप तो यहाँ भी है भाई, डर मत जाना। कह दो एड्रेनलिन निकल गया। तो सांप को कैसे पता चलता है? सांप को ऐसे पता चल जाता है क्योंकि आपके अंदर से क्या निकलता है? विकिरण निकलता है। इसको आप नहीं रोक सकते। तो सामान्य तौर पे वो आप पर हमला कब करता है? जब उसको लगता है, जैसे उसे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा अवरक्त निकल, इसका मतलब है कि शिकार बड़ा है, तो आप तक वो नहीं पहुंचेगा। छोटा है, मेंढक है और छोटा है, वहाँ तक वो उसको हिसाब से, अपना हिसाब देख करके कि ये मेरे लायक है, वहाँ तक पहुँच जाता है। बात समझ रहे? और कई बार जब ज़्यादा ठंड होती है, तब जब उसे ठंड होती है, हर ये इनको सांप वगैरह को, तब ऐसे में कई बार ये इस अवरक्त विकिरण की ओर आकर्षित होते हैं। तो कई बार देखा होगा सांप वगैरह सर्दी वगैरह में जो है वो आके सो जाता है पास में। ठीक है, बैठ जाता है कहीं भी आपके साइड वाइड में आकर के, वो बैठ जाएगा हीट लेने के लिए। ठीक है, और जब आप घूमोगे आपका हाथ रखा जाएगा, तो तभी वो आपका वेलकम करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, इंफ्रारेड का प्रयोग हम किस चीज़ में करते हैं? बेसिकली जो घरों में टीवी होते हैं ना, उनके जो रिमोट होते हैं, उनसे जो निकलता है वो इंफ्रारेड निकलता है, इंफ्रारेड। तो अब कहोगे जी इंफ्रारेड का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? गामा का कर लें।
ऐसे गामा, बीच में भाई आ गया, छेद हो गया भाई के इधर से, गामा वेव है वो तो। इंफ्रारेड इसलिए क्योंकि नुकसान नहीं देगी एक तो, और दूसरी बात है कि ठीक है दूर तक पहुंच भी जाएगी, काफ़ी दूर तक पहुंच जाती है, ठीक है, लेकिन बताया ना भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं होगी। आप अति की भेदन क्षमता मानो ऐसा नहीं होगा, यही कारण है कहना पड़ता है अरे मम्मी हटो यार सामने से यार। अगर वहीं पर उसमें प्रयोग किसी और चीज़ का हम लोग करते तो उसकी भेदन क्षमता ज़्यादा होती, लेकिन भेदन क्षमता कम होती है, इसलिए ही तो वो भेद नहीं सकता। अब टीवी उस कमरे में रखा हुआ है, इधर से आप चलाओ, वो नई बात बनेगी, क्योंकि आईआर भेदन क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आईआर का प्रयोग ही किसमें होता है? रिमोट वगैरह में, इन सब कामों में होता है। अगला है जी माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ये दोनों तरंगें ऐसी हैं जिनकी तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा का मतलब मान के चलो कि इनकी तो रेडियो वेव की तो किलोमीटर में पहुंच जाती है, यानी तरंग ऐसी दो सुरंगों के बीच की दूरी किलोमीटर तक हो जाती है, इतनी ज़्यादा वैसा मतलब लैम्डा होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी। ये जो माइक्रोवेव है इन्हें सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। अब ये ध्यान रखना, धोखा मत खा जाना, ये वही वाला है, नाम अलग है सूक्ष्म तरंग। कायदे में सूक्ष्म तरंग कहना चाहिए गामा को, क्योंकि उसकी वेवलेंथ छोटी है, इसे हमें सूक्ष्म तरंग नहीं कहना चाहिए। फिर भी क्यों कहते हैं? क्योंकि रेडियो वेव की अपेक्षा वेवलेंथ कम होती है, इसलिए हमने इन दोनों में इसको सूक्ष्म तरंग बोल दिया। इसका इस्तेमाल हम किस चीज़ में करते हैं? खाना गर्म करने वाले ओवन में, जो खाना गर्म करने वाला ओवन होता है ना, जिसे आप कहते हैं माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। तो माइक्रोवेव ओवन में बेसिकली इन्हीं वेव का प्रयोग होता है, खाना गर्म, ऊर्जा तो होती है इसमें। अब आप कहोगे सर इससे गर्म कर लें, इनकी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा है, ये अपनी हीट को दे नहीं पाएंगी वो वाली तरंगे, इसलिए बेहतर कौन सा है? ये माइक्रोवेव। अच्छा एक बात और मैं आपको बताता हूँ, ये जो माइक्रोवेव होती है ना, ये अपनी एनर्जी ये नहीं हर चीज़ को गर्म कर देंगी, ये केवल गर्म कर पाती हैं वाटर मॉलिक्यूल को। आपको पता है माइक्रोवेव ओवन में आप केवल वही चीज़ गर्म कर सकते हो जिसमें पानी है, क्योंकि माइक्रो तरंग जो है वो केवल वाटर मॉलिक्यूल को ही गर्म कर सकती है, जिस चीज में पानी होगा। सब्जी है उसमें पानी है, कर सकते हो, कोई मिठाई है उसमें भी कहीं ना कहीं पानी का अंश होगा ही होगा, जिस जिसमें पानी का अंश है उस सबको आप माइक्रोवेव ओवन में रख के गर्म कर सकते हो। अब आप कहो जी ताश की गड्डी गर्म हो जाएगी क्या? सर्दियों में जरा ठंडे लगते हैं, ताश की गड्डी गर्म नहीं होगी, उसमें पानी नहीं है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा माइक्रोवेव में आप खाली बर्तन लगा के चला दोगे ना, वो गर्म होने वाला नहीं है। ऐसे हीटर आते हैं, उनमें भी सेम है। उसमें आप क्या करो, बर्तन लो, बीच में नोट रख दो एक 500 रुपए का, ऊपर से बर्तन रख दो, उसमें पानी डाल दो, चाय बना लो, ना नोट जलेगा ना कुछ होगा, चाय बन जाएगी। रीजन क्या है? क्योंकि नोट से कुछ लेना देना नहीं है इन वेव का, ये कुछ नहीं बिगाड़ेंगी उसका, क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं है। जहां पानी होगा ये उसी को अपनी हीट देंगी। तो बेसिकली इन्हीं वेव का प्रयोग हम किस में करते हैं? आपका खाना बनाने के लिए करते हैं, लाश आती। अच्छा इनका इसमें नहीं, और भी चीजों में करते हैं हम, संचार में भी इनका प्रयोग करते हैं। संचार जैसे फोन वगैरह होते हैं आपके ना, उनमें भी इनका इस्तेमाल होता है। मोबाइल वगैरह जो सब होते हैं इनमें दो ही वेव का प्रयोग होता है, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। बात समझ रहे हैं? तो माइक्रोवेव और रेडियो वेव इन सब चीजों का प्रयोग होता है। इतनी डिवाइसें होती हैं जो हम आपस में कनेक्ट करते हैं। तो जो फोन चल रहे हैं, टावर्स चल, हेलो कम्युनिकेशन के लिए आप इतना ज्यादा इस्तेमाल चीजें कर रहे हैं, उसमें सब में कौन सी रेज इस्तेमाल हो रही है? यही माइक्रो और रेडियो वेव हो रही है, ठीक है। जैसे हाँ, कार के डीप्रो में, किसके रिमोट में? कार का रिमोट कौन सा? अच्छा वो टन टन वाली जो होती है, बेसिकली माइक्रोवेव नहीं होती, इंफ्रारेड होती है। यही कारण है कि उसकी रेज बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लिमिटेड होती है। जिनकी रेज लिमिटेड है वो ध्यान रखना, उनमें आईआर का इस्तेमाल हो रहा है। जिनकी रेज थोड़ी काफ़ी ज़्यादा है उसमें माइक्रो का हो रहा है, और जिनकी अनिश्चित है वो रेडियो वेव है। जैसे सैटेलाइट, उपग्रह, अब कहाँ पर है उपग्रह, सोचो कितनी ऊपर है, उनमें किस वेव का प्रयोग करेंगे? उनमें हम करेंगे रेडियो वेव का इस्तेमाल होगा उसमें,
रेडियो वेव। ये नुकसान देती है क्या? देखो यार, ये रेडिएशन उतना तो बेहतर नहीं है, हमारी बॉडी से निकल जाएगा, लेकिन है तो रेडिएशन ही ना, थोड़ा बहुत इफेक्ट तो डालेगा ही। क्यों डालेगा? क्योंकि ये EMW है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका एक फील्ड होता है, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो आपको फील नहीं होता। अगर रेडिएशन ज्यादा हो जाए तो ये फील होने लगेगा आपकी बॉडी को। बात समझ रहे हो? ये चीज फील हो जाएगी। आपने वो देखा होगा ना मूवी, कौन सी थी वो, रोबोट नहीं, कौन सी थी उसकी, अक्षय कुमार की। हाँ, तो उसमें जो भी थी, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें उस चीज को रेडिएशन जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ना, तब आपको फील होने लगेगा, करंट भी फील होगा आपको। अभी पीछे चर्चा चली थी कि करंट आ रहा है चीजों में, फील हो रहा है, हो रहा था ऐसे, कल भी आ रहा था। कई जगह पर आप देखोगे जहाँ रेडिएशन हाई हो जाएगा ना, तो फिर चीजें फील होने लगेंगी, फिर आपको एक हल्की झंझनाहट फील होने लगेगी, क्योंकि वेव इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको फील्ड फील कराएगा। अब ये रेडिएशन कितना है आप सोच भी नहीं सकते, ये कमरा भरा पड़ा है इस रेडिएशन से। अगर इस रेडिएशन को देखने वाला कोई सेंसर हो तो ये आपको बिल्कुल ऐसे खतरनाक भरा हुआ, आपके हर एक के जेब में फोन है, कंटिन्यू वो फोन में टावर आ रहे हैं। वो टावर कहां से आ रहे हैं? टावर से आ रहे हैं। तो वो टावर से आ रहे हैं तो वो किसके द्वारा आ रहे हैं? रेडिएशन तो है वो, कौन सा है, माइक्रो होगा या रेडियो होगा, दोनों में से यही तो होगा। अब आप कहोगे इफेक्ट डालेगा, डालेगा किस चीज पे इफेक्ट डालेगा? ठीक है, हाथ पैरों को, स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन नाजुक चीजों को मतलब दिक्कत करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन, ब्रेन का अपना सिस्टम है यार। ब्रेन की हालत तब खराब हो जाती है जब आप दक्षिण की तरफ पैर करके सो जाओ, वो उस वाले फील्ड को नहीं झेल पाता जो अपने अर्थ का फील्ड है, जो नॉर्थ साउथ में चलता है, कहते हैं ना चुंबकीय रेखाएं चलती हैं, वो उसको नहीं झेल पाता। इसलिए तो कहते हैं दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। वो इस रेडिएशन को कैसे झेलेगा? अभी लोग क्या करते हैं, ईयरफोन गले में टांगे रखते हैं। किसने टांग रखे हैं? है कोई जिसे टांग रखे हो? बताओ, कोई एक आध हो। तुम्हारे काम की बात बताऊंगा, रियल में है कोई? अब आप ये बताओ, बिना वजह, नॉलेज के अभाव में तो आप ये काम कर रहे हो, आपको पता नहीं है। पता हो तो आप शायद ये काम नहीं करोगे। आप, अच्छा, रेडिएशन क्या रियल में नुकसान देता है, इस पे बहुत सारी रिसर्च है, बहुत ज्यादा। आपको पता है रेडिएशन के पास ऐसे अंडे रख के देखे गए, कभी टावर पे जो चिड़िया अंडे देती है ना, उससे कभी बच्चा नहीं होता है, वो बच्चा अंडे में ही मर जाता है, कभी नहीं होता। ऐसी कई रिसर्च करी गई हैं रोगों में, उनमें डिसीज, मानसिक प्रताड़ना, ये सब रेडिएशन के कारण से है। और हम तो घिरे पड़े हैं। अब हम क्यों घिरे पड़े हैं हमें नहीं पता है, हम फोन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हमें नहीं पता है। काम इतना ही था, बस यही पूछना था कैसी हो या कैसे हो। अब उसके लिए पूरा दिन, पूरा सुबह शाम इंसान मोबाइल रख के घूम रहा है, जेब में मोबाइल लेके चल रहा है, रेडिएशन को अपने साथ लेके चल रहा है। तो हमने जाने अनजाने में बहुत ये मोल ले ली एक चीज, ठीक है। बचना बड़ा मुश्किल है, बच नहीं सकते। गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी में टावर आ रहे हैं, तो गाड़ी में रेडिएशन है। कोई ना कोई डिवाइस चल रही है, तब गाड़ी में रेडिएशन है। कहाँ ऐसी जगह है जहाँ रेडिएशन नहीं है? लाइब्रेरी में बैठे हैं, वाईफाई चल रहा है, पूरा रेडिएशन है। कोई जगह ऐसी है जहाँ रेडिएशन नहीं है? कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ रेडिएशन नहीं है। रात को सोते हैं, चलो रेडिएशन ना हो, लेकिन मोबाइल कान के पास लगा के सोते हैं, साइड में रख के सोते हैं ना, देखना भी तो पड़ता है टूट के, ठीक है। इसलिए बेहतर है कि थोड़ा बहुत जितना बच सकते हो, देखो बच तो नहीं सकते आप। अब इस चराचर जगत में अगर आए हो तो विषय वस्तुओं का पान तो करना ही पड़ेगा, तो बच नहीं सकते हो, लेकिन ये है कि फिर भी थोड़ा बहुत। यही तो कारण है पिछले मोबाइल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, ये जितनी टेक्नोलॉजी है कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी है? ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 100 साल, वो भी है नहीं। ये लेटेस्ट है इंडिया में तो 20 साल, और 20 साल में हालत देखो लोगों की। लोग मानसिक रूप से विकलांग पैदा हो रहे हैं, मानसिक रूप से विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं आज के टाइम पर,
मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, नई नई डिसीज, नई नई ये सब रेडिएशन का गेम है। इसलिए क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, सावधानी ही बचाव है। थोड़ा बहुत अवॉइड करो चीज़ों को, ज़्यादा रेडिएशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ बातें जहाँ तक मेरे को लगता है क्लियर हुई होंगी, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, जब मोबाइल होता है ना, मोबाइल रखने पे कई लोग बताते हैं, कहते हैं मोबाइल को यहाँ नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर दिल है, हार्ट है, तो मेनली उस पर रेडिएशन का इफेक्ट होगा, ठीक है। साइड पॉकेट में भी लोग मना करते हैं, बिकॉज यहाँ पे टेस्टिस वगैरह होते हैं, तो जो आपके मतलब एक तरीके से कहना चाहिए कि बेसिकली वो आर्गन है जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, उनमें इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। नो डाउट वो हो सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, तो फिर कहाँ रखें? पीछे पिछली वाली जेब में फ़ोन रख के। हाँ, तो लोग फैशन में घूम रहे हैं, लेकिन वो बेहतर है फिर भी ठीक है, हाथ में लें, कुछ लोग हाथ में लेके चलते हैं, उसका वो जाने अनजाने में स्टाइल बन गया, फैशन बन गया, लेकिन वो हाथ फिर भी सही है, कम से कम बॉडी से तो थोड़ी डिस्टेंस है, उतना ज़्यादा रेडिएशन कुछ हद तक तो दूर है, थोड़ा बहुत आ भी रहा होगा, बहुत हाई तो नहीं होगा, ठीक है। खैर, जहाँ तक मैंने अभी तक आपको बताया समझ में आ गया। अब किसी का मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, किसी के इक्के दुक्के क्वेश्चन हो, फिर इसको हम पढ़ते हैं नोट्स को। कोई